अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। मेरा नाम यूनुस है एंड आई विल बी टीचिंग यू सेकेंड ईयर्स केमिस्ट्री। सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में सबसे पहले चैप्टर से हम बात को शुरू करेंगे और पहला चैप्टर जो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का है दैट इज़ अबाउट एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे पहले हमने शुरुआत करनी है इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हमने क्या करना है, वी गॉट टू हैव अ लुक एट द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की हमने एनालिसिस करनी है और सबसे पहले हमने समझने की कोशिश करनी है कि पीरियोडिक टेबल को हम कितने ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं। वैसे जनरली स्पीकिंग अगर आप बात करो ब्लॉक्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल तो ये डिवाइड हो सकते हैं 4 हिस्सों में। देयर आर बेसिकली 4 ब्लॉक्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल जिनके नाम क्या हैं, दे आर कॉल्ड एज एस ब्लॉक, दूसरा है पी ब्लॉक, तीसरा है डी ब्लॉक और चौथा है एफ ब्लॉक। ये 4 इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स आपको पीरियोडिक टेबल में मिलेंगे। अब इन 4 ब्लॉक्स में आपने क्या करना है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपने समझनी है दैट बेसिकली इज अबाउट द नंबर ऑफ ग्रुप्स प्रेजेंट इन दीज 4 ब्लॉक्स। ठीक हो गया। तो ग्रुप्स में सबसे पहले हम देखेंगे एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक में जो नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं वो 2 हैं, ग्रुप 1A एंड 2A ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पहले जो 2 ग्रुप्स हैं उनको हम क्या करेंगे, वी विल इंक्लूड देम इन एस ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और इन दोनों ग्रुप्स के इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं किसमें, एस ऑर्बिटल में। ये एक बुनियादी वजह है पीरियोडिक टेबल को 4 डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड करने की। समझ लें कि जो वैलेंस शेल होता है एलिमेंट्स का, एलिमेंट्स के वैलेंस शेल को बुनियाद बना के आपने एलिमेंट्स की डिवीजन की है 4 ब्लॉक्स में। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो एस एंड पी ब्लॉक है पीरियोडिक टेबल का, इसमें जितने भी एलिमेंट्स मौजूद होंगे ये इनका जो वैलेंस शेल होगा, वैलेंस शेल इज एस ऑर्बिटल। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इसको मेंशन कर लेते हैं कि जो वैलेंस शेल होता है इन दोनों ग्रुप्स में वो एस ऑर्बिटल होता है। और इंडिविजुअली अगर आपने क्या करना है, अगर आपने इनकी डिवीजन करनी है, मतलब एस जो 1A एंड 2A है इनको अगर आपने डिवाइड करना है वैलेंस शेल के हिसाब से, तो इसको आप लिख ऐसे सकते हो, NS1 will be the valence shell of group 1A and group 2A का जो valence shell है that is NS2। तो ये इनके कंपैरेटिव वैलेंस शेल्स हैं फर्स्ट और दूसरे ग्रुप के, जिसको हमने मेंशन कर दिया। और इससे आपको इलेक्ट्रॉन्स का अंदाजा भी होता है कि इन दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक हो गया। नाउ ऑन टू पी ब्लॉक। पी ब्लॉक की अगर हम एनालिसिस करें तो हमें पता चलता है कि पी ब्लॉक में टोटल 6 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, इनको हम वर्टिकली लिख लेते हैं लाइक दिस। इट कंसिस्ट्स ऑफ ग्रुप 3A, ग्रुप 4A, ग्रुप 5A, ग्रुप 6A, ग्रुप 7A एंड ग्रुप 8A। 3A से लेके 8A तक जितने ग्रुप्स हैं, इन 6 ग्रुप्स को आप इंक्लूड करोगे पी ब्लॉक में, सिंपली बिकॉज जितने एलिमेंट्स इन ग्रुप्स में मौजूद हैं उनका वैलेंस शेल बनता है एस और पी ऑर्बिटल्स को कंबाइन करके। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो कि जो इसका सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन है दैट एंटर्स पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल में एंटर होता है। तो अगर आपने इनका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है तो लेट मी राइट दैट डाउन ओवर हियर फॉर यू। ग्रुप 3A का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2 NP1। 3A का मतलब टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके वैलेंस शेल में, जिसको आप क्लियरली देख सकते हो कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इसी तरीके से अगर आप ग्रुप 4A का देखना चाहो, NS2 होता है और NP2 होता है। राइट, इसके बाद फिर हम आएंगे ग्रुप 5A की तरफ, विच इज NS2 एंड NP3। ग्रुप 6A में NS2 होता है, NP4, 7A में NS2 होता है, NP5 और 8A में NS2 होता है with NP6।
तो ये इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं फॉर पी ब्लॉक। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर आपने डी ब्लॉक की एनालिसिस करनी है, डी ब्लॉक में जो टोटल ग्रुप्स मौजूद हैं वो 10 है। ठीक है, इनके नाम मैं यहां पर लिख देता हूं। डी ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ, स्टार्ट ये होता है ग्रुप 3B से, फिर इसमें 4B है, फिर 5B है, फिर 6B है, फिर 7B है, 8B के आपको 3 ग्रुप्स मिलेंगे। ठीक है, एक ही नाम है ग्रुप का 8B, लेकिन उसमें 3 ग्रुप्स होंगे, और इसके बाद है ग्रुप 1B एंड ग्रुप 2B। तो ये टोटल अगर आप गिन के देख लो तो आपको टोटल मिलेंगे 10 ग्रुप्स। 10 ग्रुप्स में अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी भी देखनी है तो ये भी उसी तरह है जैसे मैंने आपको पी ऑर्बिटल का या पी ब्लॉक का मैंने आपको बताया है। ठीक है, उसी तरीके से लिखते हैं। ग्रुप 3 का जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो NS2 होगा और ND1 होगा। राइट, इसी तरीके से 4B में अगर आपने लिखना है, इट विल बी NS2 ND2, इट विल बी NS2 ND3, इसमें होगा NS2 ND4, दिस विल बी NS2 ND5। यहाँ पर इसको आपने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, NS2 ND6, NS2 ND7, NS2 ND8, और इसमें आपने लिखना है NS2 ND9 एंड दिस विल बी NS2 एंड ND10। तो ये रही वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस डी ब्लॉक की। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स चूंकि इसी का हिस्सा है तो इसकी डिटेल हमें देखने की जरूरत नहीं है। एंड इसमें अगर आपने क्या करना है, इफ यू वांट टू हैव अ लुक एट इट, अगर आपने लिखना भी है तो इसका जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बता देता हूँ। कैलकुलेशन का तरीका ये होगा, इट विल बी n-2 f ऑर्बिटल 1 से लेके 14 तक, और इसमें और आपने इंक्लूड करना ये वाला n-1 d0 और 1 होता है एंड ns2 होता है। तो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक इतना ज्यादा उसकी डिटेल आपकी कोर्स में इंक्लूडेड है भी नहीं है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। फोकस आपका होना चाहिए पहले 3 ब्लॉक्स के ऊपर, एस, पी और डी, विच इज इंक्लूडेड इन योर कोर्स, और इनकी डिटेल आपको पता होनी जरूरी है। तो इस तरह हम क्या करेंगे, इस तरह हम इनको 4 डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवीजन हमने कर दी। अब डिवीजन ब्लॉक्स की करने के बाद फिर हम आएंगे टोटल ग्रुप्स की तरफ। पीरियोडिक टेबल में अगर आप ग्रुप्स और पीरियड्स के बारे में बात करोगे तो दीज आर बेसिकली 2 डिफरेंट थिंग्स। ग्रुप्स की अगर आपने डिस्क्रिप्शन करनी है, चले मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ आपके सामने। ग्रुप्स बेसिकली कहते हैं वर्टिकल रोज। पीरियोडिक टेबल के जो वर्टिकल रोज होते हैं उसको हम ग्रुप्स कहेंगे, और जो पीरियड्स होते हैं दीज बेसिकली आर हॉरिजॉन्टल रोज। हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड्स कहते हैं एंड वर्टिकल रोज को हम ग्रुप्स कहते हैं। तो ग्रुप्स एंड पीरियड्स की तादाद अगर आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखना है तो इट साउंड्स अबाउट 18 टोटल ग्रुप्स होते हैं। यानी इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप लिख ऐसे सकते हो, टोटल 18 ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल, जिसको आप क्या कर सकते हो, एलिमेंट्स की बेसिस के ऊपर डिवाइड कर सकते हो 2 हिस्सों में। टाइप ऑफ एलिमेंट्स की बेसिस के ऊपर इन ग्रुप्स को आप 2 डिफरेंट हिस्सों में तकसीम कर सकते हो। एक वो एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम एज नॉर्मल एलिमेंट्स, नॉर्मल एलिमेंट्स भी कहते हैं, या फिर यू कैन कॉल इट एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स इनको हम कहते हैं, और इनकी तादाद टोटल होती है 8। रिप्रेजेंटेशन अगर आप नॉर्मली किसी भी पीरियोडिक टेबल को उठा के देखोगे तो उसमें आपको नॉर्मल एलिमेंट्स की जो रिप्रेजेंटेशन है वो विथ द अल्फाबेट ए नजर आएगी। मतलब जितने भी ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल में, अगर उनके साथ ए लिखा हुआ हो तो उनको आप क्या कहोगे, उनको आप नॉर्मल एलिमेंट्स कहोगे।
मतलब 1A से लेके 8A तक जितने ग्रुप्स हैं, दीज विल बी कॉल्ड एज नॉर्मल एलिमेंट्स। यानी आप कह सकते हो कि जो S ब्लॉक और P ब्लॉक है पीरियोडिक टेबल का, इसमें जितने ग्रुप्स मौजूद हैं ये नॉर्मल एलिमेंट्स में इंक्लूड होते हैं। तो टोटल 8 ग्रुप्स हो गए नॉर्मल एलिमेंट्स की। और इसमें आपने क्या करना है, दूसरी तरफ यू गॉट टू हैव अ लुक एट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को आपने क्या करना है, आपने फोकस करना है। 8 को आपने निकाल दिया तो बाकी 10 ग्रुप्स जो हैं पीरियोडिक टेबल में, उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स शुरू होंगे ग्रुप 3B से, ग्रुप 3B से लेके 2B तक। जो ग्रुप्स हैं B जिनके साथ लिखा हुआ हो उनको हम क्या कहते हैं, दैट्स व्हाट वी कॉल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो ग्रुप्स हैं वो 3B से लेके 2B तक ये 10 होते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के टोटल ग्रुप्स 10 हैं और नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जो हैं इनके ग्रुप्स 8 होते हैं। तो टोटल 18 ग्रुप्स जो थे उसको हमने उनके नेचर की बेसिस के ऊपर 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब हमने आना है किसकी तरफ, वी गॉट टू कम टुवर्ड्स दी हॉरिजॉन्टल रोज। हॉरिजॉन्टल रोज जिसको हम पीरियड्स कहते हैं, और पीरियड्स की तादाद अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो टोटल आपको 7 मिलेंगे। There are a total of 7 periods present in the periodic table, जिसमें से सबसे पहला जो पीरियड है it is the shortest period। ये सारी की सारी चीजें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो नोट करते जाएं इन बातों को। जो पहला पीरियड होगा वो शॉर्टेस्ट इसलिए कहलाता है बिकॉज इसमें टोटल 2 ही एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें मौजूद होंगे, दे विल बी हाइड्रोजन एंड हीलियम। पहले पीरियड में सिर्फ यही 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक हाइड्रोजन होता है और दूसरा हीलियम मौजूद होता है। ठीक है, अच्छा अब सेकंड एंड थर्ड पीरियड्स को अगर हम देखें तो इसमें टोटल होते हैं 8 एलिमेंट्स ईच। तो सेकंड पीरियड को अगर हम बनाएं, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, हीलियम एटॉमिक नंबर 2। दूसरा जो पीरियड है वो शुरू होता है लिथियम से। लिथियम इज द थर्ड एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इसके बाद फिर आएगा बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर 4 है। देन कम्स बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियॉन 10। तो आप किन के देख लो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ये 8 एलिमेंट्स मौजूद हैं दूसरे पीरियड में। ठीक हो गया, 8 एलिमेंट्स हो गए। अब आते हैं किसकी तरफ, विल कम टुवर्ड्स पीरियड नंबर 3। पीरियड नंबर 3 में भी टोटल 8 ही एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। कौन कौन से होते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट देम। शुरुआत होती है तीसरे पीरियड की सोडियम से। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। यहां से बात शुरू होती है सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद यहां पर आएगा एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर 13, सिलिकॉन 14, फॉस्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गॉन 18। तो इसमें भी टोटल आपको 8 ही एलिमेंट्स नजर आएंगे। तो दूसरे और तीसरे पीरियड में 8 एलिमेंट्स होते हैं और इनको कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे, वी कैन कॉल देम एज शॉर्ट पीरियड्स। सबसे शॉर्टेस्ट तो पहला था जो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन इसमें बल्कि इसको लिख लेते हैं ऐसे, फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द शॉर्टेस्ट पीरियड। इन दोनों को कलेक्टिवली आप शॉर्ट पीरियड्स कह सकते हो बिकॉज इसमें एलिमेंट की तादाद 8 से ज्यादा नहीं होती। तो 8 एलिमेंट्स इनके हो गए। फोर्थ एंड फिफ्थ में 18 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। 18 होते हैं और 18 की प्रेजेंस की वजह क्या है, बिकॉज चौथे पीरियड से शुरुआत इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया टोटल जो ग्रुप्स हैं डी ब्लॉक में वो होते हैं 10। तो 10 का मतलब आपने क्या करना है, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में 10 एलिमेंट्स को इंक्लूड करना है। 10 एलिमेंट्स डी ब्लॉक के इंक्लूड करोगे, 2 एलिमेंट्स हो गए एस ब्लॉक के और 6 एलिमेंट्स हो गए पी ब्लॉक के। तो इस हिसाब से तकरीबन 18 बनते हैं। तो यू कैन से कि फोर्थ और फिफ्थ पीरियड जो पीरियोडिक टेबल का है इसमें टोटल 18 एलिमेंट्स ईच मौजूद हैं। 18 एलिमेंट
फोर्थ पीरियड में एंड 18 एलिमेंट फिफ्थ पीरियड में मौजूद होते हैं। ठीक हो गया। अब इनको कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे, वी कैन कॉल देम एज लॉन्ग पीरियड्स। इनको लॉन्ग पीरियड्स कहा जाता है और जो सबसे लॉन्ग पीरियड है वो है छठा और सातवां। पीरियड नंबर 6 और 7, इसको मैं लिख देता हूं यहां पर, पीरियड नंबर 6 एंड 7, इट कंसिस्ट्स अ टोटल ऑफ 32 एलिमेंट्स ईच। 32 एलिमेंट्स इन दोनों पीरियड्स में मौजूद हैं। उसकी वजह इंक्लूजन ऑफ एफ ब्लॉक है। एफ ब्लॉक इंक्लूड हो जाता है। एफ ब्लॉक मींस वी आर टॉकिंग अबाउट लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज, अगर आप इंडिविजुअली इन दोनों को, जो एफ ब्लॉक मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें टोटल 2 सीरीज इंक्लूड होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम एज लैंथेनाइड्स, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम एज एक्टिनाइड्स। एक लैंथेनाइड है और दूसरा एक्टिनाइड है, ये दोनों फैमिलीज हैं। और टोटल इसमें दीज आर हॉरिजॉन्टल रोज। पीरियोडिक टेबल को अगर आप देखोगे तो उसके नीचे जो 2 हॉरिजॉन्टल रोज आपको नजर आती हैं, एक उनमें से लैंथेनाइड फैमिली है और दूसरा एक्टिनाइड फैमिली है। टोटल इसमें होते कितने एलिमेंट्स हैं? लैंथेनाइड फैमिली इज कंपोज्ड ऑफ 14 एलिमेंट्स। 14 एलिमेंट्स आपको लैंथेनाइड सीरीज में मिलेगा और 14 एलिमेंट्स आपको एक्टिनाइड सीरीज में मिलेगा। लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज में टोटल 14 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। तो यहां पर अगर आपने 32 एलिमेंट्स का लगाना है, हिसाब लगाना है, तो यू कैन से कि इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप 4 हिस्सों में तकसीम कर सकते हो। टोटल 2 एलिमेंट्स होते हैं एस ब्लॉक के, 6 एलिमेंट्स होते हैं बी ब्लॉक के, 10 एलिमेंट्स होते हैं डी ब्लॉक के और 14 एलिमेंट्स होते हैं एफ ब्लॉक के। तो 2 + 6 is going to give you 8, 8 + 10 18, 18 + 10 28, 28 + 4 32। तो 32 एलिमेंट्स आपने पूरे इस तरीके से करने हैं छठे और सातवें पीरियड के। ये लॉन्ग पीरियड्स थे और इसको आप क्या कहोगे, 6th and 7th पीरियड्स आर कॉल्ड एज द लॉन्गेस्ट पीरियड्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सबसे बड़े जो पीरियड होते हैं इसमें पीरियोडिक टेबल के, वो छठे और सातवें पीरियड्स होते हैं, बिकॉज इसमें टोटल 32 एलिमेंट्स मौजूद हैं। ओके देन, अब हम आते हैं किसकी तरफ। आफ्टर हैविंग अ लुक एट द इंट्रोडक्शन, लेट्स हैव अ लुक एट द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन पीरियड नंबर 3। एलिमेंट्स जिनकी हमने एनालिसिस करनी है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखनी है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है। फोकस हमारा पीरियड नंबर 3 एलिमेंट्स के ऊपर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लेट अस राइट डाउन एलिमेंट्स प्रेजेंट इन पीरियड नंबर 3 ओवर हियर। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गॉन लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर। इन्हीं एलिमेंट्स को हमने क्या करना है, इन्हीं एलिमेंट्स की हमने एनालिसिस करनी है। ठीक है, ये सारे के सारे इसमें मौजूद होते हैं। अब इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले वी गॉट टू हैव अ लुक एट देयर ट्रेंड्स। ट्रेंड्स की एनालिसिस जब हम करेंगे पीरियड नंबर 3 में, तो उसमें याद रखना आपने कि हम इसकी मूवमेंट करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट हम मूव करेंगे और लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए हमने एनालाइज करना है कि इनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती कैसे हैं, हाउ डू दे वेरी, उनकी एनालिसिस हमने करनी है। तो यहां पर डेफिनेशन लिखी हुई पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की, उसकी भी हम एनालिसिस कर लेते हैं बिफोर वी कैन प्रोसीड फर्दर। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहते किसको हैं? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज उन प्रॉपर्टीज को कहा जाता है, लेट मी पुट इट डाउन ओवर हियर, प्रॉपर्टीज विच चेंज। प्रॉपर्टीज जो चेंज होती हैं, कब चेंज होंगी? जब हम मूव करते हैं अक्रॉस द पीरियड या डाउन द ग्रुप। 2 पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पर। अगर आपने प्रॉपर्टीज की चेंज को इलस्ट्रेट करना है, प्रॉपर्टीज की चेंज को विटनेस अगर आपने करना है, तो विटनेस करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपने यहाँ पर 2 मुख्तलिफ किस्म की मूवमेंट्स को देखना होगा। एक है डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप हमने मूव करना होगा। अब डाउन द ग्रुप जब मूवमेंट होती है तो उसमें फिर हम क्या करेंगे, उसमें ये जो प्रॉपर्टी है, दिस इज समथिंग व्हिच वी विल एनालाइज व्हेन वी फोकस ऑन ग्रुप्स।
ऑफ द पीरियोडिक टेबल, उसमें हमने इसको देखना है, लेकिन फिलहाल हमारा फोकस होना चाहिए अक्रॉस द पीरियड, बिकॉज हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, वी आर टॉकिंग अबाउट पीरियड नंबर 3 ओवर हियर। तो हमारी जो मूवमेंट होगी वो लेफ्ट टू राइट होगी, तो लेफ्ट टू राइट आप मूव करो या डाउन द ग्रुप अगर आप मूव करो, तो दोनों केसेस में जो प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं किसके साथ, यहां पर एक और कंडीशन याद रखिए, प्रॉपर्टीज विच चेंज विथ द इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। वो तो जाहिर बात है, जब आप पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट को देखो तो पीरियोडिक टेबल हैज बीन अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को इंक्रीज जब हम करेंगे तो प्रॉपर्टीज क्या करती हैं, ग्रेजुअली चेंज होती हैं। अब इस चेंज को अगर आपने ऑब्जर्व करना है तो ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास दो डिफरेंट कंडीशंस हैं, या तो आप मूव करोगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम या फिर आप मूव करोगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो दोनों केसेस को हमने एक एक करके देखना है। तो इनको हम क्या कहते हैं, दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज व्हाट, दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहली चीज जो हमने देखनी है पीरियड नंबर 3 में, दैट इज अबाउट देयर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की हमने एनालिसिस करनी है, और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की जब आप एनालिसिस करोगे उसमें आपने इनके रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस को देखना होगा। याद रखें, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस जब आप किसी भी एलिमेंट की करते हो, यू डू दैट विद द हेल्प ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर की मदद से जितने एलिमेंट्स पीरियड नंबर 3 में मौजूद हैं, सबसे पहले हम उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत हम कहां से करें, लेट अस स्टार्ट विथ सोडियम व्हिच हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 11। एटॉमिक नंबर 11 का मतलब टोटल इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 11 इलेक्ट्रॉन्स को आपने अरेंज करना है सब शेल्स में, जो हम करेंगे ऐसे, इट इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ये है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सोडियम का। इसी तरीके से अगर हम मैग्नीशियम का देखें, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद टोटल 12 होती है। तो 12 इलेक्ट्रॉन्स को जब हम अरेंज करेंगे तो वी डू दैट लाइक दिस, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। ये रही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैग्नीशियम की। तीसरे नंबर पर एल्युमिनियम आता है। अब जो हमने ब्लॉक्स पढ़े हैं, तो ब्लॉक्स के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों एलिमेंट्स का बैलेंस शेल 3s1 एंड 3s2 है रिस्पेक्टिवली, तो आप कह सकते हो कि ये जो दो एलिमेंट्स हैं सोडियम एंड मैग्नीशियम, दे बिलोंग टू द s ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। तो एल्युमिनियम से ये मैंने हाईलाइट इसलिए किया बिकॉज एल्युमिनियम से पी ब्लॉक शुरू होता है। एटॉमिक नंबर एल्युमिनियम का 13 है, और 13 को जब हम एनालाइज करते हैं, उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को लिखते हैं, तो वी कैन राइट इट डाउन लाइक दिस, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p1। एल्युमिनियम के केस में जो वैलेंस शेल है वो 3s2 और 3p1 है। s और p ऑर्बिटल्स को कंबाइन करके हमने इसका वैलेंस शेल बनाया हुआ है। इसका मतलब ये पहला एलिमेंट है p ब्लॉक का इन दिस सीरीज। इसके बाद फिर हम आएंगे सिलिकॉन की तरफ, जिसका एटॉमिक नंबर 14 है। 14 मीन्स इट हैज गॉट अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो सिलिकॉन में मौजूद है वो 14 होते हैं। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स की जब हम एनालिसिस करें तो उसकी फिलिंग होती है लाइक दिस, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p2। ये रही इसकी वैलेंस शेल। 3s2 एंड 3p2 इज द वैलेंस शेल ऑफ सिलिकॉन। इसी तरह हम आएंगे फॉस्फोरस की तरफ, एटॉमिक नंबर 15, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p3। ये रही इसकी वैलेंस शेल, 3s2 एंड 3p3, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मूविंग ऑन टू सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, इट इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p4।
ये सल्फर हुआ। सल्फर के बाद क्लोरीन की बारी आती है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, जिसको हम कन्फिगर करेंगे लाइक दिस 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5। और सबसे आखिर में इसमें मौजूद है आर्गॉन, जिसका एटॉमिक नंबर है 18। 18 को जब हम कन्फिगर करें तो वी राइट इट डाउन लाइक दिस 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6। ये इसका वैलेंस शेल, ये इसका वैलेंस शेल। तो ये रही यहां से लेके एल्यूमिनियम से लेके आर्गॉन तक, इनको आप क्या कह सकते हो, यू कैन कलेक्टिवली कॉल देम एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इस पूरे के पूरे पीरियड में दो डिफरेंट ब्लॉक से आपको एलिमेंट्स मिल रहे हैं, एक एस ब्लॉक का है और दूसरा पी ब्लॉक का है। और इसमें मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए इनका जो वैलेंस शेल है उसको भी हाईलाइट कर दिया है। तो ये रही इनकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स हैं। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद फिर हम आते हैं किसकी तरफ, वेलकम टुवर्ड्स द ट्रेंड्स इन द एटॉमिक रेडियस। ट्रेंड्स इन द एटॉमिक रेडियस को समझने से पहले यहां पर हम क्या कर लेते हैं, लेट अस हैव अ लुक एट द डेफिनेशन। एटॉमिक रेडियस की पहले डेफिनेशन को समझ लें, उसके बाद फिर हम इसकी ट्रेंड की तरफ जाएंगे। तो लेट मी राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस फर्स्ट। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द वैलेंस शेल of an atom. Distance from the nucleus to the valence shell of an atom, इसको क्या कहा जाता है, this is what we call atomic radius। और atomic radius को आमतौर पर एक important additional piece of information मैं आपको दे रहा हूँ कि इसके जो यूनिट्स होते हैं जनरली रिप्रेजेंट करने के, वो कौन से होते हैं, या तो आप इसे मेजर करोगे एंगस्ट्रॉम में, या नैनोमीटर में, या पिकोमीटर में। ये 3 यूनिट्स आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं फॉर मेजरिंग द एटॉमिक रेडियस ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गई बात इसकी किसके बारे में, दिस इज अबाउट एटॉमिक रेडियस। इनकी वैल्यूज को भी याद रखें। एंगस्ट्रॉम इज नॉर्मली रिटन एज 10⁻⁻10 मीटर्स, नैनोमीटर इज 10⁻⁻9 मीटर्स, और पिकोमीटर इज 10⁻⁻12 मीटर्स। ये इनकी वैल्यूज है। अगर आपने इसको मीटर में लिखना है तो यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस। अब ट्रेंड क्या है, बेसिकली ट्रेंड में आपने लिखना है कि व्हेन वी मूव अक्रॉस द पीरियड, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो उसमें होता यह है कि इनका जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में डेफिनेशन के बाद हम क्या कर लेते हैं, लेट अस राइट डाउन द ट्रेंड। ट्रेंड को जब हम लिखेंगे तो यू राइट इट डाउन एज दिस, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करेंगे तो एटॉमिक रेडियस जनरली डिक्रीज होता है। अब इस बात को अगर आपने क्या करना है, इफ यू वांट टू प्रूव इट, यू कैन प्रूव इट विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ वैल्यूज। वैल्यूज मैं लिख देता हूं इन टर्म्स ऑफ, यहां पर अगर हम इनको देखेंगे तो वैल्यूज पिकोमीटर्स में गिवन है। तो सोडियम का जो रेडियस होगा इसी के ऊपर मैं लिख देता हूं, इट इज 190 पिकोमीटर्स। ठीक है, मूविंग ऑन टू मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का जो है 145 पिकोमीटर है। मूविंग ऑन टू एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का 118 पिकोमीटर है। मूविंग ऑन टू सिलिकॉन, सिलिकॉन इज 111 पिकोमीटर्स। देन ऑन टू फॉस्फोरस, फॉस्फोरस इज 98 पिकोमीटर्स। सल्फर इज 88 पिकोमीटर्स। क्लोरीन का जो है वो 79 पिकोमीटर है, और जो आर्गॉन है इसका 71 पिकोमीटर्स है। तो यू कैन क्लियरली सी फ्रॉम द वैल्यूज दैट आई मेंशन्ड कि लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो इनका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है स्टेडीली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब उसकी वजह क्या है, वजह 2 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं इस ट्रेंड के। यहाँ पर उसको भी मैं क्या कर देता हूँ, लेट मी हाईलाइट इट ओवर हियर, रीजंस। सबसे पहली रीजन तो ये है कि जब हम किसी भी पीरियड के बारे में बात करते हैं तो पीरियड में जो उसका एटॉमिक साइज होता है,
एटॉमिक साइज का मतलब यहाँ पर आई एम टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट रहता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होते व्हेन यू टॉक अबाउट अ पीरियड। तो यू कैन से नंबर 1 इज नंबर ऑफ शेल्स रिमेन कांस्टेंट, नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट रहते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि इनका एटॉमिक साइज इंक्रीज नहीं होता, लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करेंगे तो इनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने का मतलब यू आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन इट्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स की तादाद है उसको आप इंक्रीज कर रहे हो। प्रोटॉन की तादाद को जब हम इंक्रीज करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे जो अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस और वैलेंस शेल की वो ताकतवर हो जाती है। तो न्यूक्लियस ज्यादा ताकत से वैलेंस शेल को अपनी तरफ जब खींचता है तो ओवरऑल उसका जो एटॉमिक रेडियस है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, उसको सिकुड़ जाता है। जब सिकुड़ता है तो ऑटोमेटिकली उनका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पर ये मेंशन कर सकते हो कि जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करेंगे तो एटॉमिक रेडियस या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से इसका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। सो दिस इज व्हाट द ट्रेंड इज फॉर एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस की ट्रेंड के बाद हमने दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसकी हमें एनालिसिस करनी है, दैट इज ट्रेंड्स इन द आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज। आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज को हमने एनालाइज करना है कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में तो इससे आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज कितनी ज़्यादा या कम होती हैं। तो जैसे हमने एटॉमिक रेडियस के साथ किया, सबसे पहले हमने क्या करना है ये समझने की कोशिश करनी है कि आयनाइजेशन एनर्जी है क्या। लेट्स ट्राई टू डिफाइन इट और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, विल मूव फॉरवर्ड विद द ट्रेंड्स। डिफाइन जब हम आयनाइजेशन एनर्जी की करेंगे तो वी कैन से कि इट इज द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के वैलेंस शेल में से अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो उस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, दैट्स व्हाट वी कॉल आयनाइजेशन एनर्जी। उसको आयनाइजेशन एनर्जी हम कहेंगे। और आयनाइजेशन एनर्जी से आपको पता क्या चलेगा, आपको पता ये चलता है कि कितनी आसानी या मुश्किल से कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हो, एलिमेंट के नेचर का अंदाजा लगा सकते हो। बिकॉज जनरल आइडिया ये है कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज ज्यादा होती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी से आप क्या कर सकते हो, एलिमेंट की क्लासिफिकेशन कर सकते हो मेटल या नॉन मेटल में। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पर एग्जांपल आपको दी हुई है सोडियम की। सोडियम की एग्जांपल हम ले लेते हैं। मेटालिक सोडियम एटम है, अगर आप इसे हीट प्रोवाइड करोगे, इसके वैलेंस शेल में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो सोडियम एटम अपने आप को चेंज करेगा Na पॉजिटिव में और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है रिमूव। अब क्वांटिटी ऑफ एनर्जी जो इसमें लगती है वो तकरीबन 496 किलो जॉल्स है। डेल्टा H विल बी इक्वल टू प्लस 496 किलो जॉल्स पर मोल। इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ सोडियम। ठीक है, अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती जाती है वैलेंस शेल में तो उसको रिमूव करना भी मुश्किल होता जाता है। याद रखें, पॉजिटिव आयन अगर आपने बनाना है तो पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन के लिए आप 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर सकते। कोई ऐसी स्पीसीज आपको नहीं मिलेगी जिसके ऊपर पॉजिटिव 4 चार्ज मौजूद हो। ठीक है, which is a cation by the way, it's not possible। 3 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हम रिमूव कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में से। सोडियम के बाद जो दूसरी एग्जांपल गिवन है आपकी बुक में, दैट इज मैग्नीशियम।
अब मैग्नीशियम का केस थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है बिकॉज सोडियम के मुकाबले में मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स को अगर आपने रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए आपको क्या करना होगा, यू हैव टू प्रोवाइड एनर्जी ट्वाइस। पहले आप एटम को पॉजिटिव आयन में चेंज करोगे, पॉजिटिव आयन में चेंज करने के बाद मजीद उसमें से हम एक और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे। तो आयनाइजेशन प्रोसेस जो मैग्नीशियम का है इट वुड टेक प्लेस इन 2 स्टेप्स। सबसे पहले स्टेप में हम Mg को चेंज करेंगे Mg+1 में और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन होगा रिमूव। इस प्रोसेस को करने के लिए जो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है 738 किलो जॉल्स पर मोल, इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इसको पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करने के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, चूंकि इसका ऑक्टेट हमने कंप्लीट करना है तो ऑक्टेट की कंप्लीशन के लिए आप क्या करोगे, Mg+1 को मजीद हीट प्रोवाइड करोगे तो ये अपने आप को चेंज करेगा Mg+2 में और इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन हो जाता है रिमूव। अब दूसरे इलेक्ट्रॉन को अगर आपने पॉजिटिव आयन में से रिमूव करना है तो ये प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल होगा। अंदाजा हमें कहाँ से होता है, वी कैन गेट एन आइडिया अबाउट इट बाई हैविंग अ लुक एट द एनर्जी। 738 था, इसमें 1451 किलो जॉल्स पर मोल, 1451 किलो जॉल की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। हालांकि दोनों केसेस में हम सिर्फ रिमूव एक इलेक्ट्रॉन को कर रहे हैं, तो पॉजिटिव आयन में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल होता है और एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होता है। एक और फायदा जो आयनाइजेशन एनर्जी का है वो ये है कि आप क्या कर सकते हो, यू कैन इजीली गेस द वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। एलिमेंट की वैलेंसी का अंदाजा आसानी से आप क्या कर सकते हो, यू कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। अब जैसे थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम+2 जब हो जाए इसमें से अगर आपने एक और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, इफ यू वांट टू कन्वर्ट मैग्नीशियम इनटू Mg+3 और एक इलेक्ट्रॉन, तो डेल्टा H इसके लिए तकरीबन होगी 7730 किलो जॉल। इससे अंदाजा हमें हो जाता है कि इसके वैलेंस शेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते। ठीक है, अच्छा, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इज अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। इसको मैं यहां पर लिख देता हूं लाइक दिस, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। टोटल 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू को अफेक्ट करती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहला फैक्टर जो अफेक्ट करता है वो इसका एटॉमिक रेडियस है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करता है दैट इज द न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? शील्डिंग इफेक्ट। और नंबर 4 इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब हम देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। तो ये 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, दे कैन अफेक्ट इट। जहां तक इसके ट्रेंड का ताल्लुक है, अब ट्रेंड में जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज जनरली इंक्रीज होती हैं। सोडियम की 496 जैसे मैं बना के दिखा चुका हूं आपको, मैग्नीशियम की 738। वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू। माइंड यू, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, हम सिर्फ उस ट्रेंड को एनालाइज कर रहे हैं। 738 मैग्नीशियम की, एल्यूमिनियम की 578, सिलिकॉन 786, फॉस्फोरस 1012, सल्फर 1000, क्लोरीन 1251 और आर्गॉन है 1520। तो जनरल वेरिएशन आपको नजर आ रही है यहाँ पर, लेकिन जनरल आइडिया ये है कि आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज जो एलिमेंट्स की होती हैं व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट दे जनरली डिक्रीज। तो ये था अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू, और इसी के साथ आज का डिस्कशन हमारा हो जाता है कंप्लीट। होपफुली नेक्स्ट टाइम हम इन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।